प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि आपको तुरंत याद भी हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग इसे मौखिक समझते हैं और फिर यहाँ पे फास्ट में लिखेंगे ताकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो और काम भी बन जाए। तो लेक्चर में आप समझ लीजिए और तुरंत दिमाग में सेटअप कर लीजिए। देखिए, जो प्रकाश की अपवर्तन की घटना होती है वह किसी पारदर्शी माध्यम में घटती है। अभी इसके पहले मैं प्रकाश का परावर्तन की घटना घटा रहा था दर्पणों में, लेकिन अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आ गए। अपवर्तन की घटना का मतलब है कि जो प्रकाश किरण है किसी भी पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा ना तो उसके मार्ग में विचलन हो जाएगा। अगर वह वायु से कांच में जा रहा है या कांच से वायु में जा रहा है तो अपने मार्ग में निश्चित रूप से विचलन होगा। अब दो बात ये समझ लेते हैं कि एक माध्यम का नाम है विरल माध्यम और दूसरा माध्यम का नाम है सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, यानी जो माध्यम के कण दूर दूर हो जाए तो वो विरल माध्यम होगा। और सघन माध्यम वह माध्यम होता है जहां पे माध्यम के कण पास पास में होते हैं। जैसे विरल माध्यम में वायु को ले लेते हैं और सघन माध्यम में कांच को ले देते हैं। अभी देखिए, कांच में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो पास पास में होते हैं, इसलिए उसे हम सघन माध्यम में करेंगे। और जो वायु है उसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, इसलिए वो विरल माध्यम में आएगा। दूसरी चीज, आप वायु में भी देख पा रहे हैं, ठीक है, और कांच में भी देख पा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं दोनों पारदर्शी माध्यम है। सादा पानी अगर लेंगे तो सादे पानी में भी आप देख सकते हैं। तो पानी भी क्या है? एक पारदर्शी माध्यम। यानी जो प्रकाश की परावर्तन की घटना है, अगर एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना घटती है। अब बात आती है जो अपवर्तन की घटना है वो किस कारण से घटती है? माध्यम के परिवर्तन के कारण। माध्यम अगर ना बदले तो अपवर्तन की घटना घटने वाली नहीं है। माध्यम के बदलने के साथ साथ यह अपना रास्ता भी बदल देती है। अगर माध्यम बदला तो किरण का रूट जो है चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज हमने बताया था, प्रकाश के परावर्तन की घटना में उसमें 8 गुण में 4 गुण बदल जाते हैं और 4 गुण नहीं बदलते हैं। वो 8 गुण कौन कौन थे? 4 तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग, आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला। ये 8 गुण में कौन कौन से नहीं बदलते थे दर्पण में परावर्तन के प्रकाश की घटना में? 4 तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग, वहां पे ये नहीं बदलते थे। आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला जैसे ही दर्पण पर पड़ती थी तो जो किरण परावर्तित किरण निकलती थी उसमें ये 4 गुण चेंज हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे अपवर्तन की घटना में भी 8 गुण है। अगर प्रकाश है तो वो कौन कौन से हैं? वही है जो उसमें थे, 4 तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग, आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि इस प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कौन कौन से गुण नहीं बदलते हैं और कौन कौन से गुण बदल जाते हैं। तो पूरे गुण 8 मैंने बताया, 4 तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग, आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला, ये 8 गुण है। अब 8 गुणों में 2 गुण नहीं बदलते हैं। कौन कौन से? आवृत्ति और रंग। आवृत्ति, रंग नहीं बदलेंगे, बाकी 6 गुण प्रकाश के अपवर्तन की घटना में बदल जाएंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर समझिए कौन कौन से गुण नहीं बदलेंगे? आवृत्ति, रंग, बाकी 6 गुण बदल जाते हैं। तो यहां पे अब हम लोग डिफिनीशन के बारे में समझेंगे। इसी कई डिफिनीशन है, कुछ तो संक्षेप में है, कुछ तो लांग में है।
तो हम दोनों को समझेंगे आसान शब्दों में। जैसे हम एक कांच लेते हैं, ओके, ये मान लीजिए सपोज दैट एक कांच है माना, और यहां पे वायु है, यह भी वायु में भी आप देख सकते हैं, और ये पारदर्शी मान लीजिए कांच है, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम यानी वायु से चली और कांच में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन की घटना निश्चित है। जैसा ही अपवर्तन की घटना घटेगी ना प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी अगर विरल से सघन में जा रही है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जा रही है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। अब वो कौन सी किरण हटेगी दूर? अपवर्तित किरण। अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण मिलती है और परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण मिलती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये तो एक डिफिनीशन हो गई। दूसरी डिफिनीशन, अब हम पहले को ले लेते हैं, पहले माध्यम को वायु और दूसरे माध्यम को कांच। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब कोई एक माध्यम 1 हो गया, दूसरा माध्यम 2 हो गया, तो जब प्रकाश के पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अगली डिफिनीशन है, जब प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से, विरल माध्यम जहां पे माध्यम के कण दूर दूर हो, सघन माध्यम जहां पे माध्यम के कण पास पास में हो, जब प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से एक सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहां पे ये छोटी डिफिनीशन हो गई। अब इसे हम लोग आसान चित्र बना के समझते हैं। यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले एक कांच का बर्तन इस प्रकार, ये पारदर्शी कांच है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और यहां पे वायु है, मान लेते हैं वायु ये पहला माध्यम, और वायु कौन सा है? विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है ना। और कांच दूसरा माध्यम है, सघन माध्यम, सघन माध्यम, ये सघन माध्यम। अब आप जानते हैं कि यह भी एक पारदर्शी माध्यम है और यह भी एक पारदर्शी माध्यम है। ये आसमान से किरणें आ रही हैं ऐसे। अब इस कांच में कोई अगर आयताकार या घनाभ के आकार का कोई कांच है तो उसमें 2 पृष्ठ होगा, एक ऊपर एक नीचे। तो जब ये आपतित किरण इंसिडेंट रेज इस पृष्ठ पर पड़ेगी तो पृष्ठ के लंबवत हमेशा एक अभिलंब होता है, पृष्ठ के लंबवत हमेशा एक अभिलंब होता है। अब ये किरण सीधे ना जाके ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब देखिए अभिलंब की ओर सीधे ना जाके किधर झुकी? अभिलंब की ओर। अब यहां पे जब पड़ेगी ना तो यहां पर भी एक अभिलंब होगा, नॉर्मल होगा, अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। अब जैसे ही यहां पे पड़ेगी ना, मैंने कहा कि कोई भी किरण हो अपवर्तन घटना में,
अगर जिस माध्यम से चली है, तो अगर वायु से चली है तो वायु में उसके साथ जो घटना घटी है, अगर वही घटना कई माध्यम से गुजरने के बाद पुनः वायु में ही पहुंचे किरण, तो जैसा वायु में पहले था वही रूट फिर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे ये जो किरण है, अभिलंब से अगर ये बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे अभिलंब से दूर जाएगा, यानी ये कहाँ थी किरण? वायु में। और फिर जब ये वायु में आएगा तब भी ये अभिलंब से दूर हट जाएगा, ये धीरे धीरे अभिलंब से दूर चला जाएगा इस तरीके से। तो यहां पे ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, इसका नाम रख देते हैं यन डैश, इसका नाम यम डैश, ये हो जाएगा इसका नाम P, यहां पे Q, यहां पर R और ये S। ये आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और यहाँ पे अपवर्तन कोण, फिर यहाँ पे यही हो जाएगा, ये भी आर ही होगा, और ये आई डैश इसे कहेंगे या फिर ई कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम आर डैश कह सकते हैं, ये और ये कोण दोनों बराबर होते हैं तो इसे हम आर डैश भी कह सकते हैं, या केवल आर रखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर जब किरण माध्यम बदलती है ना, तो कौन सी घटना घटती है? अपवर्तन। अपवर्तन की क्रिया में एक अपवर्तनांक मिलता है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो वहां पे कुछ एक नई घटना घट जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे जब ये किरण इस किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो एक घटना घटेगी अपवर्तनांक की, और अपवर्तनांक को म्यू या फिर यन से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी डिफिनीशन जरा समझिए। पहले ये देखिए कि ये तो आपतित किरण है, अभी पीछे बढ़ाओगे धीरे धीरे अभिलंब से दूर हटेगा। अब फिर देखिए वायु में थी ना, अब यहां देखो किरण, ये भी धीरे धीरे बढ़ाओगे तो ये भी वायु से, ये अभिलंब से दूर हटेगा। तो जो क्रिया इसके साथ हो रही है वही क्रिया इसके साथ, जब जो क्रिया इसके साथ हो रही है वही क्रिया इसके साथ, तो ये आई और आई डैश एक दूसरे के बराबर होंगे, कोण भी बराबर होंगे। तो यहां पे डिफिनेशन समझ लेते हैं। ये आपतित किरण है PQ, ये अपवर्तित किरण है, तो इसका नाम रख देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। इस किरण, जब तक किरण माध्यम में रहती है प्यारे बच्चों, तब तक उस किरण का नाम होता अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये है निर्गत किरण, इमर्जेंट रेज, निर्गत किरण। डिफिनीशन हम सारा चीज यही समझ लेते हैं, और जो लिखने का तरीका होगा वो फास्ट होगा, सुपर फास्ट, ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले समझ लेते हैं, दिमाग में सेटअप कर लेते हैं, तैयार रहिएगा, कॉपी पेन के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। तो चलिए अब देखिएगा, यह वायु में किरण थी, तो वायु एक पारदर्शी माध्यम है, ओके। कांच में किरण गई तो कांच भी एक पारदर्शी माध्यम है। वायु को मैंने पहला माध्यम माना है, कांच को दूसरा माध्यम माना है। वायु को मैंने विरल माध्यम माना है क्योंकि इसमें कण, माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। कांच को मैंने सघन माध्यम माना है क्योंकि इसमें माध्यम के कण पास पास में होते हैं।
जब तक किरण वायु में रहेगी आपतित किरण, जब तक किरण माध्यम में रहेगी अपवर्तित किरण, और जैसे ही बाहर निकलेगी निर्गत किरण हो जाएगी। ये जो कोण है आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। और ये जो कोण है ये इसे हम निर्गमन कोण कहते हैं। तो जहां हम यहां पे लिख लेते हैं, जहां I बराबर आपतन कोण, R बराबर अपवर्तन कोण, निर्गमन कोण, ये हो गया। अब देखिए बच्चों डिफिनीशन, पहली डिफिनीशन, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन, जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तीसरा नंबर है, तीसरी डिफिनीशन, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला डिफिनीशन, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम एक साथ में पूरा देख लेते हैं विस्तृत में किसकी डिफिनीशन क्या होगी। जब प्रकाश की आपतित किरण PQ, या इसका नाम मत लीजिए, जब प्रकाश की आपतित किरण पहले माध्यम वायु, पहले विरल माध्यम वायु से दूसरे सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात किरण अभिलंब की ओर, ये देख रहे हैं, ये किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकी हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ये किरण अभिलंब की ओर झुकी हुई है इसलिए इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। तथा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तथा जब यही किरण कांच के बाहर प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हटी किरण को निर्गत किरण कहते हैं। तथा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गमन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, उसको हम अगले वीडियो लेक्चर बताएंगे। बहुत ईजी है, छोटा वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और छोटा रहेगा तो सही रहे, अपलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज कि अब हम लोग इसे फास्ट लिखते हैं, थोड़ा स्पीड में बताते हैं इसकी डिफिनीशन। जब प्रकाश की किरण पहले विरल माध्यम वायु से दूसरे सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकी हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तथा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। एवं जब यही किरण वायु में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हटी किरण को निर्गत किरण कहते हैं। तथा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गमन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है इसकी डिफिनीशन। अब हम लोग इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, तो छोटी वाली डिफिनीशन एक हम लिख देते हैं और बाकी बड़ी वाली डिफिनीशन लिखेंगे। बाकी आप लोग अपने से जो मैंने बताया चार छोटी छोटी संक्षेप में, उसे आप अपने से लिख लीजिए। एक बता दे रहे हैं, जब प्रकाश की किरण
दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये डिफिनीशन हमारी कंप्लीट होती है। अब आपको देखने में ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको मैंने इसको लर्न करा दिया था। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको इसका मैंने पूरा होलिया यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने लिखा क्या है कि एक डिफिनीशन ये सूक्ष्म वाली है संक्षेप। दूसरी डिफिनीशन, जब प्रकाश की आपतित किरण PQ पहले विरल माध्यम वायु से दूसरे सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकी हुई किरण को अपवर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण, इसे E से R से प्रवेश करते हैं। एवं जब यही किरण कांच के बाहर प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दूर हटी किरण को निर्गत किरण कहते हैं। हम निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गमन कोण कहते हैं। इसे ई से प्रवेश करते हैं। तो आप इसे दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा। इतना बड़ा लिखना नहीं है, लेकिन ये मैंने समझने के लिए लिखाया है और आप समझ भी गए होंगे कि इसका जो सिस्टम है वो कैसा है।